नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा में हुआ उपचुनाव आज समाजवादी पार्टी ने फिर से जीत लिया है। लेकिन इसमें चर्चा की बात सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को ये हार बहुत महंगी पड़ी है। उनकी हार 42,000 से भी अधिक मतों से हुई। जहां तक अ, विधानसभा की सीट का प्रश्न है, यह सीट पहले भी समाजवादी पार्टी के पास थी। अंतर सिर्फ ये है कि जो सपा के विधायक थे निवर्तमान, उनका नाम था दारा सिंह चौहान। उन्होंने समाजवादी पार्टी से त्यागपत्र देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। और ये कोई उच्च मर्यादा की बात नहीं है, कोई नैतिकता की बात नहीं थी कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और दोबारा चुनाव इसलिए कराना पड़ा। उन्होंने दल बदल कानून से बचने के लिए ऐसा किया था और ये इस्तीफा देना ही होता है। लेकिन उनको विश्वास था कि एक तो उनकी अपनी लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी सरकार है, योगी जी की लोकप्रियता, ये सब मिलकर उनको दोबारा सदन में वापस ले आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कई तथ्य हैं। सबसे पहले देखते हैं दारा सिंह चौहान का। इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं हारने का। सबसे बड़ा ये कि जो वहां का कंपोजिशन है वोटर का, वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। और इसीलिए 2022 में भी ये सीट समाजवादी पार्टी के पास थी। और समाजवादी पार्टी के ही सिटिंग विधायक दारा सिंह चौहान थे जिनके इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी और इस तरीके से इस पर उपचुनाव कराना पड़ा। ये इत्तेफाक है। आप विडंबना भी इसे कह सकते हैं कि सपा के निवर्तमान विधायक दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। और वही जीते हुए विधायक जो 2022 में उस सीट से जीते हैं, 2023 में उसी सीट से बहुत लंबी हार से हार गए। तो क्यों ऐसा हुआ? क्यों योगी की लोकप्रियता, बुलडोजर बाबा की छवि दारा सिंह चौहान को सदन में वापस नहीं ला सकी? बहुत से कारण है। सबसे पहला कारण तो स्वयं दारा सिंह चौहान है। दारा सिंह चौहान ने 2009 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर संसद में प्रवेश किया, लोकसभा में। और 2014 में मोदी लहर में परास्त हो गए। और जब केंद्र में मोदी सरकार बन गई तो उनको लगा कि अब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा रास्ता। और दारा सिंह चौहान के बारे में भी कहा जाता है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य और अन्य लोगों की तरह मौसम विज्ञानी हैं। 2015 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। और 2017 में जो विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट भी दिया और वह चुनाव जीत गए। वो अलग विधानसभा की सीट थी। और वहां से जीतने के बाद वो मंत्री भी रहे। और मंत्री पद का चस्का ऐसा रहता है कि एक बार मंत्री तो फिर आदमी बार बार मंत्री बनना चाहता है, बिना मंत्री बने रह ही नहीं सकता है। 2017 से मंत्री बने हुए 5 साल तक उन्होंने खूब एंजॉय किया मंत्री का पद। और उन्होंने अपनी इस छवि को भी गढ़ा कि उनका अपने मतदाताओं पर, अपने स्वजातीय लोगों पर बहुत पकड़ है अच्छी। 2022 में हवा बनी समाजवादी पार्टी की कि अब तो आ रहे हैं अखिलेश यादव। हर छोटे बड़े शहर में बोर्ड लगे हुए थे, 2022 में आ रहे हैं अखिलेश यादव। इतनी हवा बनी कि बहुत सारे जो मौसम विज्ञानी थे उनका मामला गड़बड़ा गया। और ये दो मौसम विज्ञानी ऐसे थे, दोनों ही फेल हो गए, स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान। दारा सिंह चौहान भी समाजवादी पार्टी में चले गए और स्वामी प्रसाद मौर्य भी समाजवादी पार्टी में चले गए, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर गए। आप सोचिए, दोनों ही पार्टी छोड़कर गए। लेकिन 2022 में भी योगी सरकार बन गई दोबारा। तो ये लोग बहुत पछताने लगे, करे बहुत गड़बड़ हो गई। कितना अच्छा होता है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी में रहे होते तो कम से कम मंत्री तो बन गए होते। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने तल्ख तेवरों की वजह से भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता थे उनके निशाने पर थे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाकर ये सुनिश्चित किया कि स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार जाएं। पहले तो उन्होंने अपना चुनाव क्षेत्र बदला क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती थी। फिर वो जहां कहीं गए वहां भी ऐसी परिस्थितियां बनी कि वो चुनाव हार गए। दारा सिंह चौहान के बारे में ये हुआ कि इन्होंने कोई तल्ख टिप्पणियां नहीं की। और इनकी जो विधानसभा सीट थी उसका कंपोजिशन भी ऐसा है, वहां पर मुस्लिम बहुत ज्यादा हैं। उन मुस्लिमों में पसमानदा मुसलमान भी बहुत ज्यादा हैं। और इनकी अपनी बिरादरी के लोग हैं। राजभर लोग बहुत हैं। ओम प्रकाश राजभर उस समय समाजवादी पार्टी के समर्थन में थे। सारे फैक्टर ऐसे बने कि दारा सिंह चौहान वहां से चुनाव जीत कर आ गए। चुनाव जीत कर आ गए सरकार योगी की, तो इनको तो कोई फायदा नहीं, मंत्री कैसे बने? मंत्री बनने का चस्का लग चुका था। तो इन्होंने पर्दे के पीछे से जो अपना खेल किया, बातें शुरू की।
और आखिरकार इन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया और समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। भारतीय जनता पार्टी में कई मास्टर स्ट्रोकवादी हैं जो बड़े नेताओं को, सबको इस तरीके की सलाह देते रहते हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक होगा, ये मास्टर स्ट्रोक होगा। उस मास्टर स्ट्रोक के चक्कर में ही दारा सिंह चौहान भाजपा में आए और उनको पुनः घोसी से टिकट मिला। एक विधायक जो घोसी से चुनाव जीता था समाजवादी पार्टी के टिकट पर, वो भाजपा में शामिल हो गया और उसे इस्तीफा देना पड़ा। आप उसको फिर भेज रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उससे ज्यादा लोकप्रिय आदमी कोई क्षेत्र में है ही नहीं। उसको नहीं भेजना चाहिए था। किसी और को भाजपा लड़ाती तो शायद चांसेस अच्छे रहते। लेकिन दारा सिंह चौहान ने जब से चुनाव शुरू किया तो जनता नाराज भी बहुत होती रही इनके चुनाव प्रचार के ढंग से, और जो हवा बननी थी वो हवा नहीं बन पाई। दूसरे, घोसी के इस चुनाव को समाजवादी पार्टी ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। हमेशा उपचुनावों से दूर रहने वाले, बेमन से चुनाव लड़ने वाले अखिलेश यादव आपकी बार बहुत सक्रिय रहे, कई बार गए, और उन्होंने अपने चचा शिवपाल यादव को एक टारगेट दे दिया कि आप इस सीट को जीत के दिखाइए। शिवपाल यादव पूरे समय वहीं पर कायम किए रहे। तो एक तो ये प्रभाव हुआ। दूसरा ये हुआ कि ओम प्रकाश राजभर भी इस बीच में भाजपा में आ गए और उन्होंने कहा हम तो जिताने वाले हैं, हम जिता देंगे। तो लोगों को लगा कि हाँ, सारी परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं और ये चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के ही एक फ्रैक्शन टूटे हुए थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया। कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल, इन्होंने सभी समर्थन दे दिया। हालांकि इनका सबका समर्थन सिंबॉलिक है, क्योंकि किसी की बहुत ज्यादा वहां पर पकड़ नहीं है, कोई बहुत ज्यादा बेस नहीं है, चाहे वो आरएलडी हो चाहे कांग्रेस हो। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने कहने से पीछे नहीं हटे कि सबका समर्थन था। और एक और बड़ी घटना हुई, बहुजन समाजवादी पार्टी जो है बसपा कभी भी उपचुनाव नहीं लड़ती, उन्होंने, उनका आदमी चुनाव में नहीं था। इसलिए मेन जो फाइट थी वो सपा और भाजपा के बीच में थी। हालांकि यही काम आजमगढ़ में हुआ, रामपुर में हुआ, और भाजपा जीती। यहां पर भाजपा का जो आत्मविश्वास है उसने कार्यकर्ताओं को भी बहुत अधिक कार्य नहीं करने दिया, और वो सोचते रहे कि भाई योगी फैक्टर है, मोदी फैक्टर है, हम तो जीत ही जाएंगे। इस चक्कर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन के जो स्वयंसेवक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी घर घर जाकर लोगों को निकालते हैं, वोट कराते हैं। नहीं हुआ ऐसा। और मंत्री वगैरह गए आए, योगी जी बहुत लेट पहुंचे, ये भी सही बात है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जब मतदान का प्रतिशत 50% के आसपास रहा, उसी दिन ये क्लियर हो गया कि भाजपा नहीं जीत पाएगी। सामान्यतः ये होता है कि जो उपचुनाव होता है, जो बाई इलेक्शन होता है, उसमें जिसकी सरकार होती है राज्य में, वो पार्टी चुनाव जीत जाती है, सामान्यतः ये होता है। और अगर वो पार्टी चुनाव नहीं जीत पा रही है तो ये बेहद असामान्य घटना है, असाधारण घटना मानी जाती है। उस लिहाज से ये असाधारण घटना है। सभी फैक्टर्स को अगर देखें तो भाजपा को जीत जाना चाहिए था, लेकिन भाजपा नहीं जीत पाई। उसके कई कारण है। एक कारण तो दारा सिंह चौहान अपने आप में थे, दूसरा कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का तन मन से न लगना, आत्मविश्वास में खोए रहना, योगी जी की लेट एंट्री, अखिलेश यादव का अपेक्षा से कहीं ज्यादा मेहनत करना, और शिवपाल सिंह यादव का वहां पड़ाव किए रहना, ये सारे फैक्टर हो गए। इसके अलावा ये एरिया अतीक अहमद का थोड़ा प्रभाव वाला एरिया है। इसमें बुनकर और पसमानदा मुसलमान भी रहते हैं। अतीक अहमद की हत्या के बाद, पुलिस कस्टडी में जो हत्या हुई उसके बाद में बहुत लोगों के सेंटीमेंट हर्ट हुए, क्योंकि अतीक अहमद का प्रभाव था अपनी कम्युनिटी पे। तो एक तो वो था उसकी हत्या के बाद। और वैसे भी मुस्लिम समुदाय भाजपा को कभी भी वोट नहीं देता है। इन लोगों को गलत फहमी है कि हम पसमानदा सम्मेलन करेंगे, वहां भी सम्मेलन करेंगे, सूफी सम्मेलन करेंगे तो हमको वोट मिल जाएंगे, और मोदी जी बहुत चारे डाल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मुसलमान, चाहे वो पसमानदा हो चाहे अहमदिया हो, कोई भी हो, भाजपा को वोट नहीं देगा। अगर भाजपा को मुस्लिमों को कुछ वोट मिल रहे हैं तो गलती से मिल रहे हैं, गलतफहमी मिल रहे हैं, और उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं आशा होगी, एक सरकार में मंत्री भी हैं पसमानदा समाज के, वो भी बहुत दिलासा दे रहे थे सरकार को। लेकिन यहाँ पे अभी विश्लेषण करने से पता चलेगा कि मुस्लिम मतों का कितना प्रतिशत भाजपा को मिला है। अनुमान है नहीं मिला, नगण्य, लगभग नगण्य मिला। और ये स्थिति हमेशा रहेगी। बल्कि मेरा तो मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुस्लिम नेता हैं वो खुद भी भाजपा को वोट नहीं देते हैं। वो नेता तो रहते हैं और अगर वो दे देते होंगे तो उनके परिवार वाले तो बिल्कुल भी नहीं देते होंगे। ये है, ये बहुत दिनों से चल रहा है। तो भाजपा को अपनी इस गलतफहमी को भी दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि अननेसेसरली अभी तो बहुत 2024 का फाइनल मैच बाकी है। तो इसके अलावा और जो फैक्टर हैं उसमें से एक फैक्टर तो ये है कि जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो उतनी इफेक्टिव नहीं रही जितने योगी सरकार के पहले कार्यकाल में थी।
और उसका कारण ये है कि योगी के आसपास भी उनके पुराने सलाहकार, रिटायर्ड लोग जो पहले थे वही अब भी हैं, जबकि हर मुख्यमंत्री को चाहिए कि वे नए नए लोगों को मौका दे और अपने ऐसे विश्वास पात्र छांटे जो उनको सही सलाह दें और अपना एरिया बड़ा करें। नए लोग आएंगे, बहुत से लोग अच्छा कार्य करना चाहते हैं, तो इसलिए उनको कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। प्रशासनिक मशीन भी पुराने ढर्रे पर वापस आ रही है। और सुना तो ये भी गया है कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी जो उनके पास शिकायतें आती हैं उनका भी निपटारा ठीक से नहीं होता है, लोगों में खासी नाराजगी है। और जन सुनवाई पोर्टल सरकार ने बनाई थी, योगी जी का बहुत ही अच्छा काम था। और उस जन सुनवाई पोर्टल में भी जो शिकायतें डाली जाती हैं उनको भी लीपापोती करके उस डिपार्टमेंट एक उत्तर भेज देता है और उसका कोई नतीजा हासिल नहीं होता है। यद्यपि उसमें ऐसी व्यवस्था कर रखी है 2-3 टाइर्स की, कि लोग फोन करते हैं, वहां से कॉल सेंटर से आता है कि आप सेटिस्फाइड है नहीं सेटिस्फाइड है, लेकिन कुछ होता जाता नहीं है। तो लोगों में ये भी है। इसके अलावा जो बिजली विभाग है, कचहरी है, रजिस्ट्रार ऑफिस है जहाँ पे ये जमीन खरीद फरोख्त के रजिस्ट्री होती है, परिवहन विभाग है, इन सब में स्थितियां बहुत ज्यादा नहीं बदली हैं। परिवहन विभाग में थोड़ा सा बदलाव आया है। सब जगह ऐसे ही चल रहा है, जनता को जो भ्रष्टाचार छोटे मोटे लेवल पे हो रहा है वो वैसे ही हो रहा है। पुलिस विभाग भी बिल्कुल उसी ढर्रे पर आ गया है। जब तक ऊपर से प्रेशर नहीं होता है पुलिस विभाग भी आगे नहीं बढ़ती है। ये भी एक फैक्टर है। लोगों ने शायद जो इनके मतदाता थे उन्होंने बहुत गंभीरता से नहीं लिया कि ठीक है, ऐसे क्या फर्क पड़ेगा, एक चुनाव हार जाएंगे तो योगी जी को क्या फर्क पड़ना है। हमें लगता है कि जो कभी ऐसा चुनाव होगा जिसमें सरकार बनने बिगड़ने का खतरा होगा तो निश्चित रूप से योगी के पक्ष में मत दिया जाएगा। तो ये एक सबक है भारतीय जनता पार्टी को कि वो किसी भी मुगालते में ना रहे कि पसमानदा वोट और ये वोट उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, और हर चुनाव में मेहनत करनी पड़ेगी। कहा यह जाता है कि जो दारा सिंह चौहान है, इनको योगी जी अपने शामिल नहीं करना चाहते थे भाजपा में, और इसलिए इनको मंत्रिमंडल में शामिल करने में भी देरी हुई। ओम प्रकाश राजभर भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए हैं, वो भी मंत्री बनने के लिए आए हुए हैं। तो इन दोनों के पक्ष में नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने इनको शामिल कर लिया है। तो कई पार्टियों में ऐसी होती है, जब आप ग्राउंड रियलिटीज क्या है और उनको इग्नोर करेंगे तो भी इस तरह की समस्याएं आती हैं, जो भारतीय जनता पार्टी इस तरह से अंतर विरोधों का सामना कर रही है। एक मुख्यमंत्री को इग्नोर करके, उसकी सलाह को इग्नोर करके अगर केंद्रीय नेतृत्व किसी नेता को शामिल करेगा, किसी को मंत्री बनवाएगा, तो फिर इस तरह के हालात होंगे होंगे। तो जो भी हो, ये चुनाव बहुत बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हारी, और इसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई पड़ेगी। 42,000 की हार एक विधायक के लिए बहुत बड़ी हार होती है। और उपचुनाव में सामान्यतः जहां पे सरकार जीती है, सरकार हार गई है। लेकिन ये जरूर कहना होगा कि ये सीट समाजवादी पार्टी के पास थी और उसी के पास चली गई, इसलिए कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है। आश्चर्यजनक बात और दुखद बात है 42,000 की हार। तो इसमें भी दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुख तो ये खरीदा हुआ दुख है भारतीय जनता पार्टी का कि उन्होंने दारा सिंह चौहान को टिकट दिया दोबारा। किसी और को दे देते। दारा सिंह चौहान को अगर मंत्री बनाना था, मंत्री बनाइए आप, विधान परिषद में लाइए, कहीं और कुछ करिए, क्या फर्क पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नीति नियंता हैं, मास्टर स्ट्रोक वादी हैं, उनको बहुत बड़ा सबक है, क्योंकि अभी भी उन्होंने अपना काम नहीं किया तो स्थितियां आगे खराब हो सकती हैं। नमस्ते। फिर किसी जरूरत मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आगे दीजिए।